Gram, Pakistan to America with Sheila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज की हेडलाइंस जिन पर हम बात करेंगे, दोहा में इसराइल के हमास के रहनुमाओं पर हमले के बाद वजीर आजम का कतर जाना, पाकिस्तान के वजीर आजम का कतर जाना, ये सही कदम था ये नहीं, इस पे बात करेंगे। मुसलमानों के लिए एक वेकअप कॉल है, किस मुल्क ने धमकी दी है, इस पे बात करेंगे। सलामती कौंसिल में नेतन्याहू ने पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का हवाला दिया और बार बार दिया। इसराइली वजीर आजम का ऐलान किया कि फलस्तीनी रियासत हम बनने नहीं देंगे। इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का करोड़ों का बजट है, वजीर और सेनेटर्स पर करोड़ खर्च हो रहे हैं और ये सब खत्म होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा ने क्या जवाब दिया इस पे बात करेंगे। चीन ने फंड वापस करके जो मंसूबा था उसको खत्म करने का कह दिया, ये मंसूबा कौन सा है, इस पे बात करेंगे। पीटीआई में दोबारा से इस्तीफों पर एक खबर आई, लेकिन शिंदाना गुलजार उस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं, इस पे भी बात करेंगे। पीएफयूजे ने अडियाला के बाहर होने वाले मामले पर एहतजाज किया, इस पे भी बात होगी। साथ में से भी बात होगी कि मरियम नवाज ने जो जापान का दौरा किया, आखिर उसका मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और इन तमाम खबरों पर तज्ज़िया लेने के लिए हम चलते हैं आसिम सिद्दीकी साहब की तरफ, जो कि हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दोहा में जो इसराइल के हमास के रहनुमाओं पर हमले के बाद कतर का दौरा रखा गया और वो पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर गए हैं, दौरा किया है वहां पर। पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में कतर का साथ दिया और आइंदा भी देता रहेगा, ये उनका कहना था। इस मौके पर वजीर आजम का कतर जाना सही था या नहीं था? इस तरह से इज़हार यकजहती करना सही था या नहीं था? देखिए, कतर वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के वीज़ों पर एक तवील अरसे तक पाबंदी भी लगाई हुई थी और कोविड के दिनों में ये वीज़ों पर पाबंदी हटी थी क्योंकि उनको डॉक्टर्स और नर्सें चाहिए थी। यस, अगर हम कहें कि पैसा बहुत है कतर के पास, तो वज़ीर आज़म का जाना तो बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों गए हैं, वो बाद में फिर कुछ माँगेंगे भी कि जी हमें कुछ दे दें आप। तो मैं माँगने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आप कुछ दे दें, हालात बहुत बुरे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जाना चाहिए था, जैसे वो उनका इंटरनल मामला है। कतर के पास इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और मेरा ख्याल है 70-80 मुल्कों से ज़्यादा बेस्ट असला है, बेस्ट एयरफोर्स है। वो जहाज जो इसराइल को भी नहीं दिए अमेरिका ने, वो कतर के पास है। तो बस समझ जाएं आपके क्यों गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनका इंटरनल मामला था। जो पहलगाम का हमला हुआ था ना, उसपे कतर ने पहलगाम हमले की सख्त मजम्मत की थी और इंडिया के जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ जो उनका मौक़िफ़ था, उसकी जिद्दोजहद में उन्होंने हिमायत का भी ऐलान किया था। नहीं, अब कतर को भी पता चल गया। देखें, अब कतर को भी पता चल गया है। कतर को भी अपनी वो जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो चेंज करनी पड़ेगी। हम बाज़ दफ़ा अपनी गर्दन में इतना सरिया रख लेते हैं और ये वो ममालिक हैं जिनके गर्दनों में सरिया है। वो पाकिस्तान 1.8 मिलियन जो हैं वो लोग इस वक्त मेरे ख्याल यूएई में हैं और बहुत सारे ममालिक में। कतर में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, पढ़ी लिखी है और जनरेशन टू जनरेशन है। उन्होंने पाकिस्तान कभी नहीं देखा, बच्चे वहीं पैदा होते हैं, वहीं शादी करते हैं, वहीं उनके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन पासपोर्ट तो छोड़ें, उनको वो इज्जत भी नहीं दी जाती जो देना चाहिए। और मैं खुद अरब कंट्रीज में गया हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें कहीं ज़्यादा अमेरिका और यूरोप में उसकी इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अरब कंट्रीज में शायद क्योंकि पाकिस्तानियों का किरदार बहुत ख़राब रहा है वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ झुंड के झुंड चले जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ड्रग्स लेके जाते हैं, चोरियां करते हैं। ये भी एक अलमिया है जिसकी वजह से वो सबको एक ही छड़ी से हकाते हैं। तो मेरा ख्याल है कतर को बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ये इनका इंटरनल मामला है और उनको सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान को उस वक्त तक देखिए, पाकिस्तान के पास खुद इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो किसी की प्रॉब्लम्स में नहीं जाएगा और ना ही जाना चाहिए। उम्मत मुसलमान के बड़े बड़े लीडर 57 इस्लामिक मुल्क हैं, कितने मुल्क आप देखते हैं सामने आए, जबकि अगर आप क्रिश्चियन ममालिक को देखें तो जर्मनी आपको देखें कि लाखों लोगों का प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो आप बस रहने दें, छोड़ें।
लेकिन नहीं, मैं इसलिए बात कर रही थी क्योंकि कतर का इंडिया का जो शराकतदारी आपको पता है ना, तिजारत भी है, तवानाई भी है, 8 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर्स हैं, तो ये मेरे ख्याल में उसने अपने आप को सेव किया था उस वक्त, जो पाकिस्तान और इंडिया के लिए कहा था कि जी ठीक है, आप जो है वो बैलेंस कर लें, आप मजम्मत नहीं की उन्होंने, बस ये कहा शैला, कि जी वो आपको। हर मुल्क अपने मफाद की जंग लड़ रहा होता है, कतर भी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीख लिया है और पाकिस्तान अब अपने मफाद की जंग खुद लड़ेगा। और यस, उसके पास जो है मेन पावर है, उसके लोग बहुत टैलेंटेड हैं जो कि दुनिया में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान जो है वो इनके हाथों में खेलेगा, स्पेशली अरब कंट्रीज के। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब पाकिस्तान की तरफ से जब ये गए हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह गए हैं, लेकिन आपने फिर नेतन्याहू को जो है वो ये कहने पे मजबूर कर दिया जो कि वो सलामती काउंसिल में कह रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें जाना ही नहीं चाहिए था, बस आपने यहाँ से फोन कर देना तो और बस खत्म। मैंने अभी तो आपको इतना क्लियर बता दिया ना। अच्छा, समझ रहे हैं? चलिए दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मुसलमानों के लिए आपको क्या लगता है आसिम साहब, वेकअप कॉल नहीं, क्योंकि एक के बाद एक बाकी ममालिक की भी मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ बारी आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से इसराइल जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। नेतन्याहू ने तो पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का हवाला दे दिया सलामती काउंसिल में। आपने देखा होगा कि उसने नेतन्याहू ने कतर पर इसराइली हमले की जो जवाब पेश किया है, वो भी बड़ा अजीब सा है ना, कि वो अगर आप पाकिस्तान को उसने हदफ भी बना लिया है कि जी कतर हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर दहशतगर्दी से नहीं निपटेंगे तो ठीक है फिर हम निपट लेंगे। तो ये तो फिर लगता है ना कि एक के बाद एक आपको 9/11 तो याद होगा। देखें, मैं समझता हूं कि हमें और आप इस पे सिर्फ बात कर सकते हैं, ये मुल्कों को फैसला करना पड़ेगा, ये इस्लामी ममालिक को फैसला करना पड़ेगा, ये दुनिया को फैसला करना पड़ेगा कि कहाँ जुल्म हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। ये मैं और आप सिर्फ तज्जिया दे सकते हैं, आप सवाल कर सकती हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ा गेम है, इसको मुल्क की सतह पर मेरा ख्याल है इसको सॉल्व होना चाहिए। मैं और आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 75 सालों से जो क़यादत पाकिस्तान को चला रही है वो आइंदा भी वही चलाएगी। ये इस काबिल नहीं है हमारे वजीर आजम के कोई डिसीजन ले सकें। मैं तो नहीं समझता उनको, लेकिन पाकिस्तान एक मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है। आप कतर पे तो हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना फिर कि जंग के दौरान, इंडिया की जंग के दौरान सबने देखा कि लोग इस तरीके से लग रहा था कि पार्टी हो रही है, मतलब ऊपर से जंगी जहाज जा रहे हैं, नीचे पार्टी हो रही है। यानी किसी ने खातिर में ही नहीं लाया, मरना होगा तो मर जाएंगे भाई, तो भाई मरना होगा तो मर जाएंगे, सबने एक दिन जाना है। तो और इस दफा कौम ने भी दिखा दिया कि वो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, और अब ये वाले वाकयात हो रहे हैं, और आइंदा भी मेरा ख्याल है इस तरह के अगर कोई वाकयात हुए तो पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की हदूद के अंदर रहते हुए, अगर उसका कोई कांटेक्ट है, जैसे सऊदी अरब से अगर उसका कोई कांटेक्ट है उसकी हिफाजत के लिए, तो यस बिल्कुल सऊदी अरब पे कोई आंख उठाएगा, पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल देगा। लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं है किसी मुल्क का, तो मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क में पाकिस्तान को इंटरफेरेंस करनी चाहिए। अच्छा आपके धमाका हो गया, ओ माजरत जी, हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई कांटेक्ट उस मुल्क में उसके साथ नहीं है जी। अच्छा आसिफ साहब, इसराइल का भी तो समझ में नहीं आ रहा ना, 193 रुकन ममालिक में से तकरीबन 3/4 वो फलस्तीनी रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इसका ऐलान 1988 में हुआ था, लेकिन अब मसला ये कि वो किसी चीज को मानने को भी तो तैयार नहीं है ना। अब आप जो इसराइली बस्तियां हैं, इसके किनारे पे जो बस्तियां हैं, वो कह रहा है कि मैं तोसी करूंगा, अपने अंदर जम कर लूंगा। अब वजीर आजम ने, जो इसराइल के वजीर आजम, उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि जी रियासत तो बनने ही वाली नहीं। तो ये मसले भी तो हल नहीं हो रहे ना उनके, कि कोई बॉर्डर हो, कोई नहीं, मसले सब मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ दुनिया को एक तरफ होना है। आप यूनाइटेड नेशन को खातिर में नहीं लाते। अभी मैं एक खबर देख रहा था इंग्लिश किसी उसने कहा कि जनाब अमेरिका नहीं डिक्टेशन करता, इसराइल डिक्टेशन करता है, देता है अमेरिका को। तो अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन आने वाले दिनों में आप कुछ सख्त फैसले अमेरिका की तरफ से भी देखेंगे। और मैं एक बात बताऊं, ये कतर की, मेरे हिसाब से कतर को पता था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि जो उनके पास इक्विपमेंट है वो मैंने आपको बताया ना। वो सोचे दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस जो है वो कतर में है। आप कैसे जा सकते हैं? आप कैसे मार सकते हैं? बड़ी मतलब
और इसराइल कह रहा है कि मैंने अमेरिका को बताया था, अमेरिका ने कतर को बताया होगा, लाजिम बात है सब वहां पे एक्टिव है सब चीजें। तो तो आपको लगता है कि कतर जो कह रहा है कि जी मैं बदला लूंगा, तो बदला लेगा ही, ऐसी बातें करके छोड़ देगा? क्या पिद्दी का शोरबा, वो वाली सुनी है ना मिसाल आपने? नहीं, तो अभी आप रहने कह रहे हैं इतना इक्विपमेंट है, इतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं तो तो वो इस्तेमाल अमेरिका का करेगा। है ना। क्या ठीक आपने है। सुना है कि ये कतरी पायलट जबरदस्त किस्म का उड़ा और उसने ये कर दिया? मेरा हाँ, नहीं ख्याल। चलें, छोड़ बस छोड़ें। अच्छा ठीक है। सर, अगर हम अमेरिका की बात ही कर रहे हैं तो फिर अमेरिका की एक और बात कर लेते हैं। 31 साला चार्ली क्रिक हैं, उन्होंने ट्रम्प को जो नौजवान वोटर्स थे उनकी बड़ी हिमायत बढ़ाने में उनकी मदद भी की थी। वाकई की जो सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों ने देखी है, आपने तो वहां ज्यादा और फुटेज देखी होंगी जो पाकिस्तान में दस्तयाब थी, उसके मुताबिक वो एक बड़े हुजूम से खिताब कर रहे थे और एक गोली चली और कुर्सी से वो नीचे गिर गए, मतलब वो मर गए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपको कि उसके बाद की क्या हालात है, इस दौरान के क्या है, और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के का कोई मसला रहा, या ये आपको लगता है कि ये कोई मजहबी किस्म की कोई चीज थी, क्या था वहां पर? देखिए, एक रिलीजियस आदमी थे और वो हम्म, लोगों को बता रहे थे कि औरत और मर्द का फर्क क्या है। लेकिन अच्छा। आपको पता है कि पिछले बाइडेन के दौर पे जो है वो मुख्तलिफ जेंडर जो हैं उन्होंने इस बात को मनवाने में कामयाब हो गए थे कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप लड़की हैं या लड़का हैं। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अजीब ही कहानी है ना, कि मतलब आप हम्म, कैसे डिसाइड करते हैं। उसने बड़े मजे से वो जवाब देता था, मैंने उसको काफी दफा सुना है। उसका हम्म, फोकस ये था, या तो आप लड़का हैं या लड़की हैं। ठीक है, अच्छा। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो प्रॉब्लम है, वहां पे वो हम्म, प्रॉब्लम है, आप या लड़का है या लड़की नहीं है जो भी है। लेकिन वो हम्म, बहुत कम तादाद में, इससे लड़का और लड़की की अहमियत खत्म नहीं हो सकता। आपके बाथरूम में, लड़कियों के बाथरूम में लड़का जाएगा और लड़के की बाथरूम में वो जाएंगे, लड़का जाएगा, मतलब ठीक दोनों है। के सेपरेट बाथरूम है। लेकिन बाइडेन हम्म, दौर पे कुछ इस तरह की वो उठी कि तीसरा बाथरूम बनाना पड़ गया और ओ, बाकायदा स्कूलों में पढ़ाने जाने लगा, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। और ये अगर आप क्रिश्चियन, कैथोलिक और दूसरे लोगों को देखें जो सख्त अपने मजहब को फॉलो करते हैं, वो इन सब चीजों से खुश नहीं थे। और एक बड़ी हम्म, तादाद, यस ऑफ कोर्स, आप एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो कि इनको सपोर्ट भी करती थी। वो कहते थे इंसान है, हम भी कहते हैं वो इंसान है, उनको उनका हम्म, हिस्सा मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटीज मिलना चाहिए। लेकिन ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि एक लड़का उठता है कहता है मैं तो लड़की हूँ और लड़की के हम्म, लिबास पहनने लगता है, जबकि उसके पास तमाम पार्ट्स जो हैं वो लड़कों के हैं। एक लड़की हम्म, उठती है मैं तो लड़का हूँ, लेकिन उसके पास जो है वो बच्चा भी पैदा कर सकती है और हम्म, सारे पार्ट्स उसके औरतों के हैं, लेकिन वो कहती नहीं मैं तो लड़का हूँ। ऐसा ये दिमागी खराबी हो सकती है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबके हकूक होते हैं, किसी को भी किसी के हकूक मारने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए। वो इस बात पे लोगों को कायल कर रहा था और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने हलके में मशहूर था। हम्म, आप सदर कैनेडी की देखें, आप जो शहजादी डायना थी उनकी वो हम्म, देखें। अब और बहुत सारी ऐसी हलाकतें हुई हैं अमेरिका के अंदर जिनके कातिल नहीं मिले। हम्म, जावलक के कातिल भी नहीं मिले, आपको पता होगा। हम्म, तो कहने का मतलब होता है ये मिस्ट्री अब हल कैसे होगी। उन्होंने देख लिया कि ये बंदा था, ये इसने यहाँ से राइफल उठाई और हम्म, स्नाइपर्स। तो फिर तो आपको जब भी कोई तकरीर कर रहा होगा उसके ऊपर सामने आपको ऐसी शील्ड लगानी पड़ेगी कि स्नाइपर हमला ना करे। और मेरे ख्याल है हम्म। आइंदा आने वाले दिनों में अब ये शायद होगा कि सर, लोगों। ट्रम्प के पाकिस्तान में तो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि ट्रम्प के बहुत करीबी थे, ट्रम्प के बहुत करीबी थे, तो करीबी किस ट्रम्प लिस्ट में के थे? करीब उन्होंने तो इसलिए थे कि जो जलते ही तो थी ना। नहीं, ट्रम्प जो फॉलो करते हैं चीजें, वही ये भी फॉलो करते हैं। जो मजहबी तौर पे स्ट्रांग है, ट्रम्प भी उसी हिसाब से स्ट्रांग है। ये मतलब भी नजरिए दोनों के एक ही थे, थेरी दोनों की एक ही नजरिए एक ही थे। लेकिन थी। मैंने इनकी काफी, अब क्योंकि जब जब इनका वो हुआ तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 25-30 शोज देखे इनके। तो हम्म, मुझे बातें बड़ी लॉजिकली लगी अकॉर्डिंग टू हम्म, क्रिश्चियन रिलीजन ना, कि हम्म, वो बड़े स्ट्रांग वो थे और उनको मर्द और औरत को दो अलग जिन्स करार दिया उन्होंने, कि मर्द औरत नहीं हो सकता, औरत मर्द नहीं हो सकती। सही। यस, बाकी कोई ऐसा वो है तो वो उसको भी वो नहीं करते, उनको उसके राइट मिलने चाहिए। तो हम्म, उसने बल्कि एक टीचर ने से औरत की तारीफ पूछी तो उसने कहा कि उसने औरत की वो तारीफ नहीं बताई जो औरत की तारीफ होनी चाहिए। तो अच्छा। उसने कहा कि तुम्हें तो टीचर होने का भी हक नहीं है, हाँ, जब पता ही नहीं है तुम्हें तो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि औरत की तारीफ क्या है।
तो लेट्स सी कि उसके कातिलों को पकड़ा जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर कातिल पकड़ा गया, उसको आपको इसी साल आप उसको मरते हुए देखेंगे। मतलब कहीं पे भी हम जैसे हम सोचते हैं कि भाई अमेरिका की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, वहां पर कुछ ऐसा हो नहीं सकता, तो कहीं पे भी कुछ भी हो नहीं नहीं, सकता है, ये जहाँ करवाया जा ये सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक यस, ठीक। अमेरिका हर वाक़े के बाद कुछ सीखता है। 11 सितंबर के हम्म बाद कोई 11 सितंबर दूसरा नहीं हुआ। हम्म ये हम लोग हैं कि एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाब आता है, दूसरे सैलाब के बाद तीसरा सैलाब आता है, फिर उसी वही। ज़मीन पे घर बना लेते हैं, फिर सैलाब आता है, फिर मली नदी पे पुल बना लेते हैं, और उसके बाद वो जो नाले और वो बनाते हैं, उसको इस मतलब शेम ऑन देम कि वो क्या यूज कर रहे होते हैं एज ए मुस्लिम, एज ए मतलब थोड़ी सी तो शर्म कर लें। जो मैं देख रहा हूँ कि मलिन नदी का जो हुआ, उसके ऊपर किस किस्म का मटेरियल यूज किया गया, हम्म मतलब क्या कहें, फिर हम अपने आप को ठीक। मुसलमान भी अच्छा कहते आसिफ साहब, अमेरिका में एक और जो होप 786 जो है वो जो सैलाब जदगान के उनके लिए कुछ डोनेशन भी इकट्ठा कर रही है, उसकी क्या स्टोरी है? हैं। देखिए, होप 786 जो है वो हम्म हमें याद है कि वो लोगों के हेल्प के लिए बनी थी। यानी किसी को हम्म कारोबार स्टार्ट करना हो तो किसी को ठेला खरीद के दे दिया, किसी को रक्षा खरीद के दे दिया, किसी को मतलब रोज बरसरे रोजगार लगाते थे ये। किसी ठीक। एक को 1 लाख तक इनको एक जब शुरू किया था तो इनकी पॉलिसी ये थी कि सिर्फ 1 लाख हम देंगे, उसमें आप हम्म कोई भी बिजनेस करना चाहें वो कर सकते हैं। और अच्छा। ये बड़ा कामयाबी से हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने स्कूल जो हैं, 2 स्कूल अडॉप्ट किए जो बिल्कुल फ्री हैं। एक इस्लामाबाद के करीब कोई गांव है शायद वहां पर है, और एक कराची में है, नॉर्थ नाज़ामाबाद की कोई कच्ची आबादी है। हम्म उनको पूरे तरीके से फुल फ्री एजुकेशन देने का सिलसिला शुरू किया। हम्म अब सैलाब क्योंकि आ गए थे तो सैलाब के लिए भी उन्होंने फंड रेजिंग की। हम्म उसमें सलीम खान हैं, राशिद गिल साहब हैं और दूसरे लोग हैं जो कि शामिल हैं। और हम्म मैं मतलब बहुत सारी एनजीओज में मैं जाता हूँ, फंड रेजिंग करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लोग कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस होप 786 की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे वॉलंटियर हैं जो अमेरिका अच्छा। के अंदर हैं। जो हम्म पाकिस्तान के अंदर हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो अच्छा। उनको जो फंड मिलता है उनको वापस। आप ये देखें ना कि अगर उन्होंने एक गांव में 10 लड़कियों को जो कि पढ़ी लिखी हैं उनको तैयार किया कि टीचर हम्म बनाया, और टीचर बना के उन्हीं के गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम्म इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती कि आप वहीं पर उनको रोजगार दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी इनकी फंड रेजिंग हुई थी तो तकरीबन $50,000 जमा हुए थे। और मैं हम्म समझता हूँ छोटी सी तंजीम जो है हल्के 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 करके बड़ी होती जा रही है। और क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वो वाकई काम करते हैं। हम्म आसिफ साहब, हमने बात की अमेरिका की, पाकिस्तान की भी हमने बात की, लेकिन हम बात करेंगे जरा नेपाल की। नेपाल में इस वक्त जो वीडियोस पहुंच रही हैं, जो क्लिप्स पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, वो बड़े खौफनाक हैं। हमने देखा कि जो हंगामे हुए, फिर उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। उन्होंने अदालतें उन्होंने जला दी हैं, उन्होंने वजीर आजम का घर जला दिया है, सदर का घर जला दिया, वजीर आजम को नहीं छोड़ा। आपने इवन के वहां पे जो सदर है, ये वजीर आजम, उनकी बीवी तक को जिंदा जलाया। तो मतलब ये किस तरीके का इनकलाब है, या ये कि वाकई ऐसा ही होता है? क्योंकि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान की खबरें सुनी कि पाकिस्तान इस तरह बना था, लेकिन वो भी शायद एक इनकलाब ही कह सकते हैं। लेकिन किस तरह का इनकलाब है, मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहरहाल देखें, लोगों ने अपना मैं लिया। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस था ना, वो बांग्लादेश में था, श्रीलंका में था, अब नेपाल से भी खत्म हो गया है। अच्छा। लोग नहीं चाहते कि इंडिया की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाए कि हमारे मुल्क का पैसा, हमारे मुल्क की मादनियात, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट इंडिया कंट्रोल करे। और हम्म यहाँ पे नेपाली एक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो अपने हम्म मुल्क में ये सब देख के बाहर निकल रहे थे। नेपाली हम्म स्टूडेंट्स बहुत आना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम्म अब वो नहीं देख सकते ये सारी जो नेपाल के अंदर चीजें हो रही हैं। तो हम्म अंदर नेपाल के अंदर गवर्नमेंट सतह पर बहुत ज्यादा करप्शन हो गई थी। तो उसके बाद ये एक छोटी सी चिंगारी उठी, उसको ये समझे कि शायद ये हम कंट्रोल कर लेंगे। इन्होंने हम्म तकरीबन 12 के करीब जो सोशल मीडिया की वो थी वो बंद कर हम्म, दी। और ठीक। उसके बाद जो यंग क्राउड था ना वो और हम्म भड़क गया।
और वो कहते हैं ना कि 1/3 नेपाल जो है वो रोडों पर था और हाँ। उन्होंने अपने हक हासिल करने का अपना हक हासिल किया। देखें, यही चीज इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो, अब पाकिस्तान में तो हो नहीं पा रहा। आप देखें, मेरी और आपकी हमदर्दी जो है ना बिल्कुल होगी पीटीआई के उन कारकुनान पे जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, राइट। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे देखें, आप देखें एक मखसूस तबका है जिसके 14 फॉलोअर्स हैं, 15 फॉलोअर्स हैं, 200 फॉलोअर्स हैं, 50 फॉलोअर्स हैं, वो पाकिस्तान को गलीज तरीन, पाकिस्तान की फोर्सेस को गलीज तरीन नारे और गंदी बातें लिख रहा होता है और पीटीआई वाले उसको वो कर रहे होते हैं, आगे कर रहे होते हैं। यही जो चीज है वो पाकिस्तान को नुकसान होती है। 9 मई का अगर आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कू था, पाकिस्तान की फौज, देखें जब कू आता है ना, मतलब किसी किस्म का प्रोटेस्ट होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उस मुल्क की फौज करती है, फौज आ जाती है और फौज फिर इलेक्शन करवाती है। तो पीटीआई तो अगर देखा जाए तो उसको फौज से लड़वाया जा रहा है, तो फिर कौन संभालेगा? फिर कोई नहीं संभाल सकता। फिर आपके मुल्क में आग लगेगी, 24 करोड़ की आबादी है, लोग भूखे जो है ना मरेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो फौज है उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने जर्नल को पहली दफा फैज हमीद जैसे कमीने लोगों को उन्होंने बिहाइंड द बार किया। बाकी कितने गंदे अंडों को जो फौज के अंदर थे उनको उठाया एम्बेसी के अंदर, यहाँ पर बाकायदा ये जो चीज आप कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो बाजवा साहब से क्यों नहीं शुरू होते? बाजवा साहब को क्यों छोड़ा हुआ है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। हो सकता है 1% इसकी भी आप वो रखें कि बाजवा साहब को शायद ये अंदाजा हो गया हो कि ये इस मुल्क के लिए जो हमने किया है, जो लेकर आए हैं, ये एक इस मुल्क को नुकसान आगे बहुत पहुंचाएगा। तो उन्होंने वो सारी बातें अपने कोर कमांडर्स को बताई हों और एक रिलीफ हासिल किया हो कि जी जैसे वादा माफ गवाह नहीं बनते, वो भी तो होते हैं ना, कत्ल किए होते हैं, 25 कत्ल किए होते हैं, लेकिन एक आदमी आता है कहता है मैं वादा माफ गवाह बनूंगा, वो 50 लोगों को पकड़वा देता है लेकिन खुद बच जाता है। तो सर ऐसा क्या वादा माफ गवाह कि अपनी पिछले साल की 3 साल की एक्सटेंशन भी ले ले, फिर लगरले वाले से भी 3 साल की बस ये देखे ना, ये आने वाले लोगों को साथ भी होता है ना कि एक्सटेंशन ना दे तो फिर आप कहेंगे कि इसको उतार दिया जी हाँ। देखें, अगर हम पार्टी बन के सोचेंगे तो फिर हम और आप अलग अलग हो जाए, मैं और आप नहीं, मतलब हर कोई अलग अलग सोचेगा। लेकिन अगर मुल्क के मफाद के लिए सोचेंगे तो आज भी अगर आप देखें कि नेपाल के बाद इमरान खान रियाज साहब जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं लानत भेजता हूं कासिम सूरी पर कि जिस तरीके से वो अपनी पोस्ट इंडिया की पोस्ट पर लगा रहे हैं। यानी इंडिया की एक टिकटॉकर जो है वो आती है, वो अपने बच्चे, वो डूब रही है, बच्चा उसका हाथ पकड़ा हुआ है, सारे पीटीआई वालों ने उसको किया है। एक सिर्फ उस पे जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर 97,000 लोगों ने देखा था, मेरे ख्याल है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। तो आप लोग सिर्फ पाकिस्तान से नफरत पे तुल गए। मैं समझता हूं कि अभी भी समझ जाएं, आप अभी भी पॉलिटिक्स करें, आप आए। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आज भी आप पॉलिटिक्स, आपने देखा किस तरीके से आजकल ये जंग लड़ रहे हैं, बुशरा बीबी और सनम जावेद के आपस में किस तरीके से क्लैश हुआ है, अलीमा खातून किस तरीके से, मतलब जो गंदी यानी वो कुरान उठा के लेकर आ गई कि देखें जी मेरा पैसा खर्च हुआ है। अब आप सनम को बुरा कहेंगे जो 17 महीने की जेल काट के आई है। बहरहाल जेल तो जेल होती है, चाहे वो इमरान खान की हो या सनम खान की हो, कुछ भी हो। सर आपने देखा पीपल्स पार्टी का जब हाल ज़ियाउल साहब ने किया था तो उनके बहन और भाई अलग हो गए थे। उसके बाद आपने देखा कि उन्हीं की हुकूमत बहन भाई तो कभी भी साथ नहीं थे, उनके जो भाई थे उनको मार दिया गया। तो सर ये तो चलता है ना, ये तो चीजें रहेंगी। नहीं, ये उस तरह नहीं चलता। आप सोशल मीडिया, आप इस तरीके से अपने मुल्क की जो वाशिंगटन में बैठे हुए या सियाटल में बैठी हुई मोहतरमाएं हैं जो गंदी गलीज किस्म की पाकिस्तान के लिए, निकलो कमबख्तो जाहिलो, तुम पाकिस्तानी निकलते नहीं हो, इनकलाब लेकर आओ। खुद यहाँ बैठे हैं, वो नेपाल की एक औरत बोल रही है यूरोप में खड़े होके, अरे पाकिस्तानियों निकलो, तुम लोग बगैरत हो। व्हाट द हेल, कहां जा रहे हैं हम लोग? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर सनम जावेद जो है अगर वो अच्छा करें या बुरा, ये तो फिर उनका अंदरूनी मामला है ना,
किसी भी हाँ, पार्टी का, यहाँ पे किसी भी, आपका सब कुछ अंदरूनी मामला हो जाता है। वो अंदरूनी अंदरूनी मामला है ना, मामला, तो वो अंदरूनी क्या कह मामला रही है। जब सुने, अंदरूनी मामला जब स्क्रीन पे नजर आने लगता है, अंदरूनी मामला जब स्पेसिस पे डिस्कस होने लगता है, अंदरूनी मामला जब गालम गलोच पर आ जाता है, अंदरूनी मामला जब वो अपने इंटरनेशनल आप सतह को पर दे आ रही है जाता ना, है, अपने तो लोगों फिर को उस दे पे रही है, बात होती है। वो अंदरूनी नहीं रहता, अपने वो लोगों को बैरूनी हो कर रही है जाता ना। है। आखिर गौहर खान ने माफी मांगी ना कि जी वो आपने तैयब बलोच को जो है एक किस तरीके से जानवरों की तरह उसको सर उठा के गौहर साहब लेके को तो गए थे, छोड़ ही मार दें रहे थे। आप, सर गौहर साहब को तो छोड़ ही दें, कुछ दिनों के मेहमान लगते हैं वो, उसके बाद इमरान खान को खुद ही निकाल, इस टीम को पूरी को चले निकाल देंगे इमरान चले, खान। ये भी सही है, गौर साहब ये को छोड़ इमरान खान रहने दें। इस पूरी टीम से वैसे भी नाला है, तो बस वो अपना इंतजार कर रहे हैं, जो भी उनका टाइम आएगा उसके बाद वो इनको सबको बाहर हम लोग निकालेंगे, और अगला उनके बाहर प्रोग्राम भी आने का कर भी रहे ये होंगे और प्लानिंग चल गौहर रही है। खान यही होंगे, लिख लें आप। नहीं सर, गौहर खान हो नहीं सकते यहाँ पे, जब चलें, तक तो इमरान लेट्स खान सी। नहीं चाहते, या चाहते हैं तो ठीक है वो रहेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ, बात आप करप्शन की कर रहे थे, हम बात कर रहे थे नेपाल की करप्शन की। करप्शन पाकिस्तान में भी बहुत है ना। एक बिल्कुल है। प्रोग्राम मैं देख रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा, मतलब पहली दफा मुझे जो नून लीग है उनका जो वजीर थे उनका बड़ा अच्छा लगा जवाब। कामन शाहिद जो थे वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस का करोड़ों का बजट है, तो वजीर और सेनेटर्स पर करोड़ों खर्च होता है, तो क्या सब खत्म नहीं हो सकता। तो उस पर जो सेनेटर अफनान जो थे वो कहते हैं कि हम हर साल मीडिया को 45 अरब देते हैं, और इससे आप जैसे एंकर्स को 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की तनख्वाह मिलती है। सो आपके चैनल चलते हैं तो वो भी बंद कर देना चाहिए। तो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही की ना, कि अगर ये खाते हैं, ये लेते हैं, ये याशिया करते हैं, तो जी आपके जर्नलिस्ट 50 लाख 1 करोड़ किसी की तनख्वाह हो सकती है, दी जाती है। सही तो है, मुल्क का पैसा जा कहाँ रहा है फिर। सही जवाब दिया मेरे ख्याल में वजीर ने तो। मेरा ख्याल है कि वजीर साहब ने जवाब दिया और एंकर साहब को भी अच्छा जवाब देना चाहिए था, तो लेकिन लाजवाब कर ये दिए उनको, कामन शायद तो जवाब ही नहीं बन पड़ा उनका। पाकिस्तान के मीडिया को जिस तरीके से गवर्नमेंट खिलाती है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी तंजीमें हैं इसकी मीडिया की, और हर तंजीम जो है वो अपने इलाके से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से फ़ायदा उठाती है, प्लाट लेती है, ये करती है, वो करती है। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ऐसा होता होगा, लेकिन हमें इस पे रिव्यू करना चाहिए। हमें इस गंदी किस्म की 16-16 पेज के, जो 8-8 पेज के फ्रंट पेज पे इश्तिहारात दिए जाते हैं, अरबों रुपए इस पे खर्च किए जाते हैं, इसके अकाउंटेबल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा जो 26वीं तरमीम से जो इन्होंने वो बनाई हैं, जजिस को अलग किया है, जजिस को सोमोटो लेना चाहिए, जजिस को सामने आना चाहिए कि आप ये पैसा इस तरीके से खर्च नहीं कर सकते। हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कहते हैं जी 6 सीटें बची थी तो मरियम नवाज ने कहा मैं अपने घर वालों को ले जाती हूँ, ये तो खाली जाएंगी। मतलब उस शख्स को ये तमीज नहीं है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के स्पोक पर्सन है, क्या आपको ये जवाब देना सूट करता था? जाहिल किस्म के लोग आपने रखे हुए हैं इस ऐसी पोस्ट पर, जो है ना वो एक बड़े पढ़े लिखे एंड डिसीजन मेकर लोगों को रखा जाता है। लेकिन क्योंकि हम बुट पॉलिश क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं उसको, चमचागिरी, हम चमचागिरी करते हैं अपने लोगों की और ऊपर रखा जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून तो इसमें नंबर 1 है, वैसे तो पीपीपी भी है इसमें, कि जो सबसे ज्यादा करीब आता है, जो सबसे उनके मतलब की बात करता है। लेकिन एक गलत अमल है, मैं इसको वो करूंगा कि गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए कि 45 अरब। देखिए दुनिया में अमेरिका के अंदर क्या CNN को ऐड नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, लेकिन पार्टीज देती हैं। गवर्नमेंट सिर्फ वो ऐड देती है जो हेल्थ के हवाले से होती हैं, इमिग्रेशन के हवाले से होती हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को देना जरूरी होती है। वरना जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन अपनी जेब से खर्च करके अपने वो ऐड देती है, डेमोक्रेट अपने पैसे खर्च करते हैं। इवन जो काउंसलर यहाँ पे खड़ा होता है, कांग्रेसमैन, सेनेटर, वो अपने पैसे खर्च करके इश्तिहारात देता है। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का ये सोचना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, आज वैसे ही हजारों नहीं लाखों लोग ये बात कर रहे हैं। ये रविश चेंज होनी चाहिए और होगी। सर पीएफयूजे ने अडियाला के बाहर होने वाला जो मामला था, जो बलोच साहब का था, उस पर एहतजाज किया। तो एहतजाज तो बहुत सारी जगह बनते थे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जो सहाफी थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सहाफी थे जो अब इस दुनिया में भी नहीं। तो क्या जरूरी नहीं था कि उन पे भी एहतजाज होता, उनके लिए भी बात होती? ज्यादा जरूरी नहीं था? ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी पहले कुछ नहीं हुआ, पहले भी गलत था,
और अगर अब नहीं करते तो अभी भी गलत होता। देखें, आपने लंदन में सफीना के साथ छीना झपटी की, ठीक, आपने वॉशिंगटन में मेरे साथ की, और जो मेरे साथ की वो पुलिस रिपोर्ट है उसकी। आपने उस बंदे को एक पोजीशन से उठाकर उससे बड़ी पोजीशन दे दी। तो मैं लानत नहीं भेजूंगा पीटीआई के ऊपर, मैं लानत नहीं भेजूंगा कि आपको रिकॉर्डेड जर्नलिस्ट के ऊपर वो तशद्दुद कर रहा है, नाजेबा अल्फाज कह रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है। वहां पे 200 लोग मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहा है ये सारे लोग मेरे साथ गवाही देंगे, तू क्या कर लेगा। और पीटीआई उसको पता है कि ये इसका कसूर है, लेकिन उसको उन्होंने सर पे बिठाया हुआ है। तो नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि चलो पीटीआई बुरी है, लेकिन क्या पीएसजे भी गलत है? नहीं, इसको आला क़यादत को आपको नोटिस लेना चाहिए। देखें, ठीक है, अगर पहले कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब है अब नहीं होना चाहिए। अब फौरन गौहर खान को, ये जो भी वो है, उनको आना चाहिए। अलीमा खातून के बराबर में खड़ा होके वो जो पंचोता कौन है, क्या नाम है वो, बहन माँ की गाली दे रहा है। मैं अगर फर्ज करें कि कोई अच्छी खातून होती ना, अगर वो मुंह पे एक थप्पड़ मारती हो, कहती मैं तुम्हारे बराबर में खड़ी हूं और तुम माँ बहन की गालियां दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे यहाँ तो हम हर अच्छी चीज पीटीआई से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि आपका नस्ल दर नस्ल वो चीज चली आ रही है। मदीना बनाने का उन्होंने वादा किया था और किसी जमात ने बनाने का। अब तो पंजाब को एक खुशहाल पंजाब बनाने का वादा किया, वो तो नहीं बन सका, तो क्या करें अभी। भाई वो उनका मसला है, वो उन्होंने मदीने की रियासत बनाने का वादा नहीं किया था। यहाँ मदीने की रियासत बनाते हुए तमाम गंदे लोग, 80% जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका गंदा रिकॉर्ड है, निकाल लें पुलिस रिकॉर्ड उनका, निकाल लें उनका आईआरएस का रिकॉर्ड, सबसे गंदे लोगों को उन्होंने सीटों पे रखा हुआ है। ये कहाँ की वो है कि खुद तो जो है वो करप्ट है, लेकिन बनाना मदीने की रियासत चाहते हैं। वो मदीने की रियासत एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझ ही नहीं सके। आप तो हाँ, बस हम ही लोग तो गलत हैं। मदीने की रियासत एक कॉन्सेप्ट है भाई। आप मदीने की रियासत बना रहे हैं, आप वो काम ही नहीं करना चाह रहे जो आपको करना चाहिए। मतलब आप माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। आप 9 मई को निकल के कहते हैं कर लो जो करना है, और फिर कहते हैं कि जी 9 मई तो उन्होंने करवाया था, अब सजाएं मिलना शुरू हुई है तो चीखें निकल गई हैं। पीपल्स पार्टी बैठी इतने ही से करने देते ताकि बराबर तो हो जाता। अब आप 3 साल में किसी को आप फारिग कर रहे हो, फिर कहें कि जी आपने तो ये चला। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, पार्लियामेंट में जाएं। जिस किस्म के ये जो 8 पेज का छपा है, इस पे जाएं। पंजाब में आपकी बहुत बड़ी तादाद है पीटीआई की, जाएं, जाकर शोर मचाएं, इजलास की ऐसी की तैसी कर दें। ये पॉलिटिक्स होती है कि ये 8 पेज आए कैसे। आपके पास पाकिस्तान के अंदर इतनी करप्शन है, सिंध के अंदर करप्शन हुई है, आप जाएं पार्लियामेंट में लड़ें। ये क्या पता है कि टिकटॉक बना के ये कर दिया, टिकटॉक बना के वो कर दिया, टिकटॉक बना के निकले टिकटॉक से यार, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। सर अभी आपने देखा कि जब उन्होंने कोई हंगामा किया, चीजें की, बात की, तो ये हुआ कि जी मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी कर दी और उन 17, 12, 15 लोगों को उनके जो नाअहल कर दिया। तो फिर ये भी तो हो रहा है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर सड़कों पे काम कर लेते। मुझे एक बात बताएं, चला मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक काम कहूं और वो आप काम करने के बाद कहें कि नहीं यार मैं तो गुनाहगार हो जाऊंगी, मैं तो नहीं कर सकती ना, और आप उस काम को मना कर दें, ठीक है, आपसे मैं लाताल्लुक हो जाऊं कि नहीं मैं अब आज से आपको नहीं जानता हूं, यह आपके हक में बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? वक्ती तौर पे शायद आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन आप अपने अंदर के जो रूह है ना, उसके साथ आप खड़ी होंगी, आप शर्मिंदा नहीं होंगी, आपका सर फखर से ऊंचा होगा कि मैंने एक गंदी चीज होने से मैं किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं बना सकती। आसिम साहब ने ये कहा कैसे, मैं नहीं करूंगी ये जॉब। हमें ऑफर होती थी, हमें आज भी ऑफर होती हैं कि आप अपने अखबार में ये छाप दें, आप अपने खबरों में लगा दें, हम इतने पैसे देंगे, हम इतने पैसे देंगे। मैं नहीं करता, क्यों? उसकी वजह एक है, एक दफा आपका जो आपने कर लिया ना, बस फिर आपने उसमें गंद में हाथ डाल दी, फिर आप गंदे कहलाएंगे, चाहे आप 100 काम अच्छे कर लें। ठीक है आसिम साहब, बीच में एक अफवाह हमने सुनी थी और वो ये थी कि जो पीपल्स वो जो पीटीआई है वो
मुख्तलिफ जगहों से या मुख्तलिफ असम्बली से और सेनेट से और मुख्तलिफ जो उनके ओहदेदार थे उनको कह रही है कि जी आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन शानदाना गुलजार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियों से इस्तीफे होंगे तो फिर कौमी असम्बली, सेनेट, साथ साथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब जगह से फिर वो होंगे, और वो किसी भी एमएनए या फिर बाकी सूबाई असम्बली के जिस तरह से है उनके कहने पर या अकेले अमीन अली गंडापुर के कहने पर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अगर काम होगा तो वो इमरान खान कहेंगे तो देंगे हम, और सियासी कमेटी, ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड है तो इस वजह से नहीं होंगे। तो ये तो क्लियर हुआ जो कि बार बार थे, और टीवी पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, नेशनल मीडिया पे मैंने बड़े प्रोग्राम देखे थे, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, और वो बात ये निकली कि जी अभी तक तो इमरान खान ने कहा नहीं, और जैसे इमरान खान अगर कहते हैं तो दिए जाएंगे। तो इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि भाई गंडापुर के कहने पे तो आप नहीं दे सकते ना, या गौहर खान के कहने पे अगर आप समझते हैं कि इमरान खान के आपके लीडर हैं, वो कहते हैं कि जनाब सब रिजाइन कर दें, तो मेरे ख्याल है दूसरे दिन एज ए लीडर की बात मानते हुए आप रिजाइन कर दें। और जो नहीं करते, जो कि मतलब सिंगल उस पर आए हैं, क्या कहते हैं, खुद लड़कर आए हैं, वो नहीं करते तो उनकी मर्जी, लेकिन जो पीटीआई के उस पर आए हैं वो करेंगे। लेकिन मैं तो अभी भी कहूंगा कि वो बेवकूफियां ना करें। जब आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी, गिलगित आपके पास था, आपने बलोचिस्तान असेंबली तोड़ दी, यानी पूरा पाकिस्तान आपके पास था, सिर्फ सिंध नहीं था आपके पास, लेकिन आपने तमाम असेंबलियां जो हैं वो तोड़ दी। ये बेवकूफी दोबारा नहीं करें। आप जाएं, अगले 3 साल बाकी हैं, जो साल भी बाकी हैं उसमें सियासत करें, अपने आप को मनवाएं। जितना पाकिस्तान में गलत काम हो रहा है उसको बाकायदा उठाएं कि ये गलत काम है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो एक और अभी एकदम मुझे याद आ गया तो मैंने कहा उसका जिक्र कर दूं। वो मौलाना तो नहीं है, वो जो हमारे एक मौलाना साहब नहीं, एक स्कॉलर को, इंजीनियर अली मिर्जा को जो है कहते हैं 295C। तो मैं उस पर देख रहा था कि पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर्स, मौलाना, मुफ्ती ने ये कहा कि ये गलत है कि आप हर किसी पर जो है पकड़ के 295C, इससे 295C की जो अहमियत है वो खत्म होती जा रही है। इन मुल्लाओं को जो कि ये इस किस्म की गंदी हरकतें करते हैं, उनको मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि उनसे निपटें, उनको समझाएं, और अगर नहीं समझते तो सख्ती से समझाएं, क्योंकि ये मजहबी लड़ाई जो है ना बड़ी खतरनाक लड़ाई है। उसमें फिर आप जन्नत की 72 हूरें हासिल करने के लिए किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। जी, क्योंकि ये आवाम से शुरू हुआ ना, आम लोगों से शुरू हुआ ना, शुरू होते होते 16 साल का लड़का कि नहीं इसने तो ये कह दिया है तो मैं तो इसको मार दूंगा। ओ भाई तुम पागल हो गए हो क्या? तो ये इनके जहन में डाला गया। तो 4-5 लोगों को लटकाएं तो फिर इनको पता चलेगा कि भाई आप किसी को इस तरह नहीं कर सकते। कानून है जाके माफी का हक तो सबको है ना, माफी तो कम से कम मांग सकता है। बिल्कुल, मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज की सजा मौत नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहूंगी कि जिन लोगों पे अब बारी आ रही है, चाहे उससे पहले वाले एक मौलवी इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बात हो या फिर इनकी इंजीनियर साहब की बात हो, ये लोग भी तो बड़े फतवे देते रहे हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जिनसे कभी गलती हो जाती है या उन पे कोई झूठा इल्जाम लगा देता है। इनके लिए भी एक सबक है ना, इनके लिए भी एक सबक है, मिलना चाहिए ना, इनके लिए भी एक सबक है ये नहीं होना चाहिए। अच्छा आसिम साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी। ML1 पर प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे की पटरी थी, जो कराची से पेशावर तक पाकिस्तान की रेलवे की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा था। लेकिन हुआ ये कि चीनी हुकूमत ने $7 अरब मुहैया कर दिए थे, मगर हमारे यहाँ तो आपको पता है कमीशन है, जाली सियासत है, उसके चक्करों में ये सुनहरी मौका हाथ से गया, और अब चीन जो है वो फंड वापस लेकर इस मंसूबे को खत्म करने का कह रहा है। ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ? बल्कि मेरे ख्याल में तो बहुत देखिए, कराची से नफरत जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की भी नजर आती है, सिंध गवर्नमेंट की भी नजर आती है। कराची से कोई ट्रेन ना निकल जाए, कराची से जो है वो KPK तक कोई मेट्रो वो हाईवे ना बन जाए, बड़ा अफसोस होता है। ये नफरतें इनके दिल में रख के मर जाएंगे साले, माजरत के साथ मेरी इस लैंग्वेज को। इतनी नफरत जो काम तुम कराची में करना चाहते हो। मुझे ताबिश का वो प्रोग्राम, नाज़रीन आप ताबिश का एक प्रोग्राम जरूर देखिएगा, हंसना मना, जिसमें मेयर कराची आए थे, उनको आईना दिखा कर शर्मिंदा किया ताबिश ने। लेकिन वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो हर चीज मैं आप सबको एक बोलूंगा कि ताबिश का वो प्रोग्राम हंसना मना, जिसमें मेयर कराची आए थे और उसको जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई। ताबिश ने एक एक चीज
मुझे नहीं पता, क्योंकि ताबिश खुद कराची का है और जी, आप कह बिल्कुल। रहे आप कराची को जन्नत बनाए बैठे हैं, तो जन्नत तो है नहीं है ना। आपने उसने बताया जो नाजमाबाद मैंने छोड़ा था, लगता है जंग यही हुई थी, राफेल सही यही कह रहे गिरे हो, थे। बिल्कुल उनको सही कहा है। उन बेशर्मों को मतलब बिल्कुल देखें, सही बात। कुछ नहीं हो सकता जब तक ये नफरतें खत्म नहीं होंगी ना लफ्ज कराची हुँ, के नाम से। कराची में एक आबादी नहीं रहती है, कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते, कराची में हुँ, पठान नहीं रहते, कराची में पंजाबी नहीं रहते, कराची में सिंधी नहीं रहते, कराची में बलोची नहीं रहते, कराची में मेमन नहीं, सब ऑलमोस्ट सब बराबर की सतह पर आ गए हैं। हुँ, लेकिन नफरत है इनको कराची से। कोई काम कर दें, कोई रोड बना दें, सारे हजारों कंटेनर कराची की बंदरगाह से अफगानिस्तान जाते हैं, पंजाब जाते हैं, केपीके जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, लेकिन इन कमबख्तों को कराची में ट्रेन बनाना हो, हाईवे बनाना हो, इनको मौत पड़ जाती है। सर हम वोट भी तो नहीं देते ना, वो कहते हैं तो आप वोट नहीं देते हैं पीपल्स पार्टी को, ऊपर से हम आपको काम भी करके देते हैं। तो ये तो बड़ा एहसान करते हैं इसे ना वो बगैरती कहते कराची हैं, के अवाम इसे पर। बगैरती कहते हैं कि आप हमें, जहां आप वोट देते हैं, लड़काना को क्या आपने दुनिया का बेस्ट शहर बना दिया? वहां के सारे हुँ, लोग आपको वोट देते हैं ना। हुँ। नहीं, क्योंकि अब मैं, मेरे मुंह से फिर कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिससे चलिए फिर लास्ट कमेंट, चले लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट चाहिए कि जनाब आगे आने वाली दुनिया जो है वो आईटी से बड़ी रिलेटेड है। पाकिस्तानी नौजवानों को कहूंगा कि सिर्फ इस वक्त जो है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर नजर रखें, लेकिन आईटी से रिलेटेड कोई कोर्स करें जिससे वहां बैठकर आप दुनिया में दूसरी जगहों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि पाकिस्तान और में डॉलर के रेट बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं आपको। आपने अगर दिन में $10 भी बना लिए आपके लिए इनफ है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसी एजुकेशन करें जिसमें इंटरनेशनली सतह पर आप आईटी सर्विसेज दें, सोशल मीडिया सर्विसेज दें। वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, और इससे आप पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाने के भी मौके मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जबकि कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आसिम सिद्दीकी साहब को और शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.